ओके। अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है वो मैंने बनाई है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, जिसमें मैंने कार्बन 13 एनएमआर और प्रोटॉन के जो एनएमआर स्पेक्ट्राज है वो सॉल्व किए। तो आज हम जो स्पेक्ट्रा सॉल्व करेंगे वो होगा कौन सी स्पेक्ट्रम, ये 2D स्पेक्ट्रम होता है। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन, मतलब इसके दोनों तरफ, यानी कि एक जो है इसकी ये साइड और दूसरी इसकी ये साइड, दोनों ही तरफ स्पेक्ट्रा मौजूद होती है। अब इनकी दोनों तरफ प्रोटॉन के स्पेक्ट्रा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें देखिए कौन से स्पेक्ट्रा में कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिलेशन स्पेक्ट्रा है, जिसमें आपके इस साइड में भी प्रोटॉन के एनएमआर स्पेक्ट्रा दिए हुए हैं और इस साइड पे भी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब इसका पहले बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। हमें ज़रूरत ही क्यों है इसकी? हम तो इजीली अगर स्ट्रक्चर ही फाइंड करना है तो हम एक प्रोटॉन का एनएमआर स्पेक्ट्रा सोल्व कर रहे थे, उससे भी मालूम हो रहा था। तो कार्बन 13 जो है वो हमें और एडवांटेज दे देता था, उससे भी हमारा स्ट्रक्चर इजीली सॉल्व हो जाता था। तो हमें इस 2D एनएमआर की ज़रूरत ही क्यों है? वही अगर हमने 1D एनएमआर बनाया था तो हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे थे ना अपने। तो 2D एनएमआर का एडवांटेज में यही होता है, मोस्ट एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमें नहीं पता चल सकता कि उसमें हमारा कौन सा जो है वो प्रोटॉन किसके साथ अटैच, या उसकी जो नेबरिंग स्प्लिटिंग पैटर्न है हम नहीं पता कर सकते। तो उसमें हमारे पास ये जो कोजी होता है ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें देता है, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है कि किस प्रोटॉन का रिलेशन किस प्रोटॉन के साथ है। तो अगर उसका रिलेशन, जैसे कि इसका रिलेशन यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इसका रिलेशन इस प्रोटॉन के साथ भी आ रहा है। चेक करें, ये 4th नंबर पे इधर और ये 3rd नंबर पे इधर, मतलब ये हमें बता रहा है कि इस प्रोटॉन का रिलेशन इसके साथ है। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमें इसकी नेबर में मौजूद जो प्रोटॉन्स होंगे ना उसके बारे में रिलेशन बता देता है, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है। तो जो मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कोजी स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स भी होते हैं, जैसे एचएनबीसी, हेडकोर स्पेक्ट्रम, तो वो भी हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम कोजी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। वही सबसे पहले अगर हम कोजी स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो मुझे इस तरफ दिया हुआ है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम, और इससे दिया हुआ है, इस तरफ भी दिया हुआ है प्रोटॉन का एनएमआर स्पेक्ट्रम। अगर मुझे 2D डायमेंशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता होगा तो ही मैं ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन हम किसी भी स्ट्रक्चर को 2D से मेजर करने या 2D से इल्यूसिडेट करने से पहले हमेशा उसका 1D एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अगर तो हमारा वो सोल्व नहीं हो पाता तो हम 2D की स्पेक्ट्रा 2D एनएमआर की हेल्प लेते हैं। तो अब इस तरफ जो प्रोटॉन का एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो वही वाला है जो 1D एनएमआर में हमारे पास आया था, उसी का बस हम यहाँ पे कोरिलेशन देखेंगे। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास है वही प्रोटॉन का एनएमआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगी, इससे पहले मैं सॉल्व करती हूँ आपके लिए हमारा ये 2D एनएमआर स्पेक्ट्रम। अच्छा भाई, चलते हैं भाई इसकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है ये कौन सा पैटर्न है स्प्लिटिंग, ये ट्रिपलेट हमें मिल रहा है। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है ट्रिपलेट और n+1 रूल। आपको पता है स्प्लिटिंग होती है किससे? n+1 रूल से। तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करते हैं इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स है, तो इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स आएंगे भाई? 2 प्रोटॉन्स आएंगे। मतलब ये हमें बता तो रहा है कि CH2 ग्रुप इसके नेबरिंग में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? इसकी नेबर। तो अगर ये इसके नेबर में प्रेजेंट है CH2 ग्रुप, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वैल्यू होती है ना वो हमें बताती है कि यहाँ पे कितने। अब हमारे पास इंटीग्रेशन वैल्यू तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि इसकी नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इसकी नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या दे रहा है हमें? ट्रिपलेट दे रहा है। अच्छा, जो नेबरिंग में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना वो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और ये में दे क्या रहा है? ट्रिपलेट। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या दे रहा है हमें? 1 2 3 4 क्वाड्रेंट दे रहा है ये हमें। क्या ये क्वाड्रेंट है? अगर मैं इसको यहाँ पे एनालाइज कर लेती हूँ तो ये ज़रा ज़रा ये ज़्यादा बड़ा है ना, इसलिए मैंने आपको लिया है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना आए। अब ये क्वाड्रेंट तो नहीं है, क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्या है? सेप्टेट है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है? ये आपके पास आ जाता है सेप्टेट। अच्छा, सेप्टेट है मतलब 6 जो है ना स्प्लिटिंग पैटर्न है इसका। भाई यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं n+1 रूल के अकॉर्डिंग। अब जो n+1 रूल है वो सिंपली हमें ये बताता है ना कि इसकी नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स है। तो कितने प्रोटॉन्स है इसकी नेबरिंग में? इसकी नेबरिंग में कितने आए हैं? 5 प्रोटॉन्स। ठीक है, 5 प्रोटॉन्स मैंने अब यहाँ पे ये राइट कर दिए। अब ये आपके पास एक बड़ी सी पीक है और ये आपको क्या दे रही है? सिंगलेट दे रही है। यहाँ पे मैं आपके लिए सिंगलेट ही लिख देती हूँ, क्योंकि सेप्टेट और सिंगलेट फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे अगर ये सिंगलेट दे रही है तो सिंगलेट का मतलब यही है, n+1 रूल से अगर आप देखते हो कि कोई भी इसकी नेबर में प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, एन क्या आएगा?
ओके, अब ये जो आपके पास पीक है, ये आपके पास क्या है? अब ये भी आपके पास ट्रिपलेट है और ये भी आपके पास ट्रिपलेट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये ट्रिपलेट ही है? ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी मैं ट्रिपलेट लिख सकती हूँ और ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आपके पास नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं आपके कोसी स्पेक्ट्रम। अच्छा, अगर यही वाला स्पेक्ट्रम मैं दोबारा से सॉल्व करती हूँ ना, तो अब आप देखेंगे ना, अगर ये पहली पीक, दूसरी, तीसरी और चौथी में लेती हूँ इधर से, तो आप देखोगे कि ये वाली पीक और ये वाली पीक यहाँ पे होंगी। ये होगी आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये 4 पीक्स अगर आपके पास आ रही है ना, तो यही वाली पीक्स इधर से आएंगी। पहली, दूसरी, तीसरी और ये कौन सी होगी? चौथी। अच्छा, अब इसको मैं क्या कहेंगे? ट्रिपलेट है ये भी आपका, ठीक है ना? और ये आपका क्या है? सेप्टेट है। और ये आपका क्या है? सिंगलेट। ठीक हो गया? ऐसा ही जी लिख देती हूँ। और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? सेम यहाँ पे भी कितने कंपाउंड्स है? 2 है इसके नेबर में, और ये सेपरेट है इसके नेबर में कितने होंगे? 5 होंगे। और ये सिंगलेट है इसके नेबर में 0 है, यहाँ पे भी 0 लिख देते हैं हम लोग। और ये जो है आपका ट्रिपलेट है और इसके नेबर में कितने हैं? 2। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसका स्पेक्ट्रम। अब याद रखिए इसके पास, इसमें आपके पास इंटीग्रेशन वैल्यू जो है वो दी हुई नहीं। अच्छा, अब जब भी कोई स्पेक्ट्रम को सॉल्व करते हैं ना, तो आपने एक डायगोनल लाइन लगानी होती है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये क्या है? डायगोनल लाइन है। मतलब आपका हेड, ये जो होता है ना स्पेक्ट्रम, 2 स्पेक्ट्रा दिए हुए होते हैं, कोरिलेशन स्पेक्ट्रम होते हैं ना, तो यहाँ पे आप एक डायगोनल लाइन खींचती है। अब ये जो डायगोनल लाइन होती है ना, इसकी इस तरफ और इस तरफ सेम ही होता है। जैसे सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसकी एक तरफ वाला स्पेक्ट्रा ही रीड किया जाता है, सेकंड वाला स्पेक्ट्रा सेम ही होता है। तो हमने इसके जो है वो एक साइड वाला जो है वो स्पेक्ट्रा उसका सॉल्व करेंगे कोसी का। तो उससे हम देखेंगे कि अब हम इससे कैसे पता चल जाएगा, तो ये जो स्पेक्ट्रा से हम कैसे पता चल जाता है कि ये कंपाउंड है हमारे पास। अब आपके पास ना तो कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और ना ही इंटीग्रेशन वैल्यू दी हुई है, सिंपली आपके पास पीक है। अभी तक जिस चीज़ से आपने हेल्प ली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या ली है? स्प्लिटिंग पैटर्न से हेल्प ली है, और वो भी सिंपल सा फार्मूला है n+1 का। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये क्या है? अब अगर यहाँ पे आप इसको देखें तो ये ट्रिपलेट है, और यहाँ पे इस तरफ भी किसके साथ मैच हो रहा है? दूसरे ट्रिपलेट के साथ, जो कि वेवरिंग में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मतलब कि आपका ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि आपने डायगोनली खींची। सिमिलरली अगर आप इसके ये वाला लेंगे और ऐसे इधर से ये वाला लेंगे, यहाँ पे क्या है? सेपरेट है ये वाला, और यहाँ पे भी क्या है? इसका सेपरेट है। मतलब क्या है? इसी तरीके से अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे ना, और यहाँ पे इधर को आएंगे, तो ये भी क्या शो कर रहा है कि आपका ये क्या ट्रिपलेट है, और इस ट्रिपलेट के साथ ऐसे आ जाए, मतलब कि एक जैसी पीक्स नहीं है, दो डिफरेंट स्पेक्ट्रा में जो कि आपको शो। अब मैं जरा इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। भाई ये आपका था ट्रिपलेट, ठीक है? इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स थे? एक्स। आपको ये तो नहीं पता ये क्या है। नेबरिंग में आपको पता है क्या है? CH2। ठीक है? ये इसमें आपका जो रिलेशन दिखाया है वो किसके साथ दिखाया है भाई? इसमें आपका रिलेशन किसके साथ दिखाया है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या है ये? अच्छा, अब मैं आपके सामने के लिए ना यहाँ पे पीक्स को नाम देती थी A, B, C, और ये यहाँ पे आ जाता है D। सिमिलरली ये आपका है A, ये आपका है B, C, और यहाँ पे आ जाता है D। तो आपका जो A वाली पीक है ना, उसने आपका B वाले पीक के साथ को रिलेशन यहाँ पे दिखाया है। तो भाई इसका मैं कहती हूँ A का रिलेशन है किसके साथ? B के साथ। अब बी में हमने अब नेबरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है इसके? 5 प्रोटॉन्स है इसके नेबरिंग। अच्छा भाई, इसकी नेबरिंग में 5 प्रोटॉन्स है, वो 5 प्रोटॉन्स कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ पे तो एक्स ही है। अब 5 प्रोटॉन्स इसके नेबरिंग में मुझे लगानी है। अगर मैं इसकी एक तरफ CH2 लगा देती हूँ और दूसरी तरफ CH3 लगा देती हूँ, तो क्या ये 5 हो सकती है? ये जस्ट इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन से चल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हो जाते हैं। अब आपको पता है आपके पास जो ये है एक्स है, और एक्स कहता है आपकी नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स है। अब मे भी पॉसिबल है कि आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो ट्रिपलेट दे रहा है, तो या तो CH2 हो या फिर CH3 हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन आपकी जो ए ने कोरिलेशन किसके साथ दिखाया है? बी के साथ। तो ये तो कंफर्म हो गया भाई कि आपका जो बी है वो कौन सा कंपाउंड है?
CH2 है। आपका जो बी वाली पीक है ना वो किसकी वजह से है, वो CH2 की वजह से है। किसकी वजह से है वो, CH2 की वजह से। ये तो कंफर्मेशन आपको मिल गई है ना। वो कैसे मिली है, ऐसे मिली है कि आपका जो ट्रिपलेट यहाँ पे पीक दिखाई थी उसके पास जो एक्स था, एक्स ही था ना ये खुद तो, उसकी नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स थे, 2, मतलब CH2 ग्रुप प्रेजेंट था। अब ये जो बी है इसके साथ इसने रिलेशन दिखाया है और आपके पास जो बी है वो एक्स है और उसके साथ नेबरिंग में 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट। अब जब आपने 5 प्रोटॉन्स लगा दिए हैं और इसकी रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, ए के नेबरिंग में CH2 है, CH2 है तो ये एक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो है वो ए कंपाउंड फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो है ना पीक किसकी वजह से आ रही है, CH2 की वजह से आ रही है। मैं यहाँ पे पिंक में लिख देती हूँ, ये किसकी वजह से है, CH2 की वजह से। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ओके, तो अब बात करते हैं सेप्टेट की। अब आपके पास जो ये सेप्टेट आ रहा है यहाँ पे, अब आप देखेंगे ये आपका क्या है, सेप्टेट है। आपका जो सेप्टेट है, ये वाला सेप्टेट तो हमने देख लिया ना, स्ट्रिपलेट के साथ है क्योंकि ये वाली आपकी ए थी और ये ही आपकी ए है। अब दूसरी बात करते हैं, यही वाला आपका सेप्टेट है, ये किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे अंदर आप देखें तो ये आपका सेकंड वाला ट्रिपलेट है जो कि क्या है, डी है। यानी आपका ये जो सेप्टेट है किसके साथ जा रहा है, ट्रिपलेट के साथ जा रहा है जो कि क्या है, डी है। अब इसका हम रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे कितनी है पीक, देखिए ज़रा, यहाँ पे है आपके पास नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स और ये खुद क्या है, एक्स है। हमें नहीं पता अब ये CH2 है या CH3 है, ये अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये एक्सेस में क्या है। अच्छा, इसका जो है ना ट्रिपलेट का खुद का कॉम्बिनेशन किसके साथ भी जा रहा है, डी के साथ जा रहा है, डी का डी के साथ, वो तो जाएगा ही ना क्योंकि ये तो मैच होते हैं। अच्छा, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है डी, अब ये CH2 है या CH3 है, ये एक्स वाला इसमें। अब अगर आप इसमें ये देखें सेप्टेट में, आपके पास यहाँ सेप्टेट में क्या आया था, हमारे पास एक्स था, CH2 था और साथ में क्या था, CH3 था। हमने ये देखा था ये जो आपके पास एक्स था ये क्या था, CH2 था। ये आपने फाइंड आउट कर लिया था। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो एक्स है ये क्या शो कर रहा है और जो यहाँ पर एक्स है ये हमारा क्या शो कर रहा है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम इस ट्रिपलेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू देखते हैं। इस ट्रिपलेट की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ रही है ना इस ट्रिपलेट की, वो आ रही है ऑलमोस्ट अबाउट 3.5 ppm वैल्यू। अच्छा, ये ppm वैल्यू आपके पास कब आती है, ये आपके पास कब आती है, उस वक्त आती है जब आपके पास कोई ना ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो। यानी आपके जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के साथ अगर ये अटैच है तो आपके पास क्या होगा, CH3OH बनेगा ग्रुप या CH2, और यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी रखनी है कि कुछ और इसके साथ भी अटैच हो जाए, तो जाहिर सी बात है यही वाला बनेगा ना, CH2OH। तो ये जो है आपका CX होगा वो क्या होगा, CH2 ग्रुप होगा। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया है आपका ये जो X है वो क्या है, CH2 है। अब ये भी आपका CH2 है, ये वाला भी आपका क्या है, CH2 है। अब B जो है वो किसकी वजह से है, CH2 की वजह से है। B जो है वो किस वजह से है, ये भी CH2 की वजह से। अब हमने फाइंड आउट करना है कि A किसकी वजह से है। इसको भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई। इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू और ऑलमोस्ट 0.8 to 9 ppm के बीच में, 0.9 ppm के बीच में अभी इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ रही है और इस रेंज में ऑलमोस्ट CH3 ग्रुप भी आता है। और आपको पता है आपके पास एक CH3 ग्रुप अवेलेबल है। अगर मेरे पास ये अवेलेबल है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो X है मेरा वो मे भी पॉसिबल कि क्या हो, CH3 ग्रुप हो। मतलब A किसकी वजह से है आपके पास, यहाँ पे मैं अगर मज़ीद राइट करती हूँ इस तरफ, मतलब A किसकी वजह से है आपका, CH3 ग्रुप की वजह से। B तो हमें पता चल गया था शुरू में केमिकल शिफ्ट वैल्यू देखे बगैर ही कि किसकी वजह से, CH2 की वजह से। अभी भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसकी हम देख लेते हैं जो कि कहाँ पे आ रही है, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 1.5 ppm वैल्यू। हाँ जी ठीक है, ये CH2 ग्रुप की वजह से हो गया। अब ये जो सिंगलेट है इसका भी हमें पता नहीं है, और ट्रिपलेट जो कि 3.5 ppm वैल्यू की रेंज में आ रहा है ये भी आपको पता चल गया कि किसकी वजह से है, CH2 ग्रुप की वजह से।
और इसका कोरिलेशन भी किसके साथ है, इसका कोरिलेशन CH2 के साथ है। अच्छा भाई, अभी जहाँ तक हमें स्ट्रक्चर पता चला है ना, वहाँ तक हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला जो था आपका CH3 ग्रुप था, ठीक है, उसके कोरिलेशन था किसके साथ, CH2 ग्रुप के साथ। ठीक हो गया भाई। अब आपकी जो सेकंड वाला था ना, यहाँ पे क्या था आपका, सेप्टेट था, CH2 था जो कि नेबरिंग में एक तरफ CH3 ग्रुप के साथ अटैच था, ये वाला, और दूसरी तरफ CH2 ग्रुप के साथ अटैच था। मतलब यही वाला जो CH2 है वो किसके यहाँ देगा आपको, सेप्टेट देगा। भाई थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला भी आपके पास क्या था, CH2 ग्रुप ही था। क्यों भाई ये CH2 ग्रुप है, ये वाला है CH2 ग्रुप। क्यों है भाई, ये ट्रिपलेट दे रहा है, इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं CH2 ग्रुप लगाती हूँ ना, तो मेरे पास ये जो 3 स्ट्रक्चर अभी तक आए हैं, ये बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं मेरी पीक A को। A पीक जो दे रही है वो क्या दे रही है, CH3। B पीक दे रही है ये वाला CH2 जो कि कोरिलेट है विद CH3 के साथ और CH2 के साथ। और C पीक इज ड्यू टू द CH2 दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद O। अभी तक ये मुझे पता चला है। अभी मेरी एक ये जो है ना C नहीं D है, C पीक बची है, सिंगल C पीक, जो कि ये अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ना, छुपा नहीं है अभी तक इसके बीच में, क्योंकि मेरी डायगोनल पीक थोड़ी सी वीक थी। ये छोटा सा जो आपको डॉट यहाँ नज़र आ रहा है, ये डॉट है, इसका कोरिलेशन भाई किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही मिला हुआ है। तो ये एक प्रोटॉन है भाई, सिंगल प्रोटॉन है जिसका नेबरिंग कोई नहीं है। अब ये सिंगल है या डबल है ये हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे हम आ जाते हैं 3 ppm की रेंज में इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो भाई देखें ये किसकी वजह से है, भाई ये O के साथ अटैच था, तो जाहिर सी बात है एक ही आपके पास H बचा है ना, OH ग्रुप। तो इससे जो हमने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया है ना अभी तक, तो हमने अभी तक तो नहीं, कंप्लीट ही हो गया। CH3 ग्रुप है आपके पास जो कि अटैच है CH2 के साथ, फिर आपके पास CH2 है जो अटैच है OH के साथ। तो ये रहा आपका फाइनल स्ट्रक्चर, दैट इज क्या है ये स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 OH। ये है आपका प्रोपानोल। वन प्रोपानोल, ये था आपका स्ट्रक्चर जो आपने कोलेज स्पेक्ट्रम से फाइंड आउट किया है। अच्छा, अभी हमने ये स्ट्रक्चर ठीक तरीके से फाइंड आउट किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को देखने के लिए ना हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम ना इस प्रोटोन को एज एन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपका क्या है भाई, ट्रिपलेट है भाई, और इस रेंज में इसकी ppm वैल्यू आ रही है 0.8 ppm है ऑलमोस्ट। तो आपको पता तो चल ही गया होगा अभी तक कि ये CH3 ग्रुप है, क्योंकि इसके प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू में जहाँ पे CH3 CH2 और CH ग्रुप में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कि हम इसको फाइंड आउट कर लें। तो ये आपको पता है ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है मतलब कि X है कोई जो कि किसके साथ अटैच है, CH2 ग्रुप के साथ। ये सेपरेट था, X है CH2 ग्रुप के साथ आपका अटैच था, और किसके साथ अटैच था, CH3 ग्रुप के साथ। ये भी आपका ट्रिपलेट था, 3.5 ऑलमोस्ट ppm वैल्यू पे आ रहा है। इसका मतलब आपका CH2 ग्रुप जो है वो इसकी नेबरिंग में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट है ना, और X है और साथ में क्या अटैच है O। और ये सिंगलेट है और एक्सचेंजेबल है विद D2O, सिंपल सी बात है, H है और जो कि यहाँ पे अटैच है। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू से आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है। इंटीग्रेशन वैल्यू से आपको जैसे कि पता चल रहा है 1 2 और 3, 3 है ये, 1 2 और 3, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 हाइड्रोजन अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो सिंपल सी बात है आपका जो X होगा ना वो क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा। यहाँ पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटीग्रेशन एक है, क्योंकि इसमें कोई भी वो स्पॉट नहीं है जो कि इसको कट कर रहा है। तो एक ही हाइड्रोजन इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट था, और यहाँ पे अगर आप देखें इसको 2 स्पॉट जो है ना वो डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या थी, 2 थी। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन वैल्यूज का अगर आप देखें ना, तो अगर आपको पता चलेगा इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू को, तो ये इंटीग्रेशन वैल्यू और ये वाली इंटीग्रेशन वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। मैं स्केल की मदद से इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, प्लस स्केल की मदद मेरे पास इस वक्त प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू भी 2 ही आएंगी जब आप इसको स्केल की मदद से देखेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन वैल्यूज होती है ना, ये बड़ी आपको हेल्प कर देती है। जैसे कि ये 3 हाइड्रोजन थे CH3, 2 हाइड्रोजन थे CH2, ठीक है, अटैच किसके साथ है, यहाँ पे CH3 के साथ और यहाँ पे CH2 के साथ। भाई ये भी क्या थी, CH3 जो CH2 के साथ अटैच है, तो यही वाला CH3 ग्रुप था जो कि इसको पीक दे रहा है। और ये जो CH2 ग्रुप है वो कौन सी पीक दे रहा है, वो ये वाली पीक दे रहा है। अभी मैं इसको किसी और के साथ अटैच करती हूँ, बहुत ज़्यादा गंद बज रहा है यहाँ पे, तो इसके साथ अटैच है।
और ये जो ओ बचा है H, तो ज़ाहिर सी बात है ये वाला है H, तो ये भी आपको स्ट्रक्चर सिंपली दे देगा। CH3 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है और OH ग्रुप है। लेकिन पॉजिटिव में ये होता है कि आपके पास ना ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटीग्रेशन वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं दी होती, लेकिन कोजी लेने से पहले आप हमेशा ये वाला स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटीग्रेशन वैल्यूज़ पता चल जाती है और इसका कोरिलेशन से पता चल जाता है आपको किससे, कोजी की मदद से। ठीक है, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके की मोर वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।